हाय फ्रेंड्स, स्वागत है सबका आपके अपने चैनल इकोनॉमिक बाय चंदन पाठक के अंदर। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि क्लास 11th में सबसे पहली क्वेरी जो होती है वो होती है कि बेस्ट वे क्या होना चाहिए प्रिपरेशन का। उसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ों को ऐड ऑन करेंगे एज लाइक जैसे आपकी एक ऑफलाइन क्लास चलती है, और होप्स हो कि आप चीज़ों को बहुत बारीकी से समझेंगे और उसको एंजॉय करेंगे। तो इसके बाद फर्दर मेरी क्लासेस यूट्यूब पे आपको अवेलेबल हो जाएंगी। किसी भी टॉपिक को आप यूट्यूब पे जाकर के सर्च करके गो थ्रू कर सकते हैं, और पार्ट ऑफ दिस जो अपनी भी लेटेस्ट वीडियो आती रहेंगी आप सबके पास, और किस तरीके से मैं टीच करता हूँ वो सारी चीज़ें मैं साथ साथ आपको बताता रहूँगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट वीडियोस। तो स्टार्ट करते हैं क्लास 11th की इकोनॉमिक्स को हम लोग किस तरीके से बेस्ट वे में प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो हम लोग एक सिलेबस के लिए सेपरेट वीडियो बनाएंगे, और हम लोग यहाँ बात करेंगे कि जो हमारा प्रिपरेशन का वे होगा वो क्या क्या होंगे। तो एक आउटलुक देता हूँ मैं क्या क्या डिस्कस करने वाला हूँ आज के बाद। सबसे पहले बता दूंगा मैं हूँ क्या बेसिकली, और कुछ क्वेश्चंस हैं जनरली जो मेरे को लगते हैं कि बच्चों के, और पार्ट ऑफ दिस अगर आपको रह जाते हैं इसके अलावा तो मुझे बताइएगा, मैं वो भी कवर अप करूंगा कि इकोनॉमिक्स डिफिकल्ट है या इजी है, कौन सी बुक्स हमें यूज करनी चाहिए इकोनॉमिक्स के लिए बेटर रिजल्ट के लिए। उसके अलावा सिलेबस क्या है हमारे इकोनॉमिक्स का पूरा। उसके बाद हम इस इकोनॉमिक्स के अंदर फुल स्कोर कैसे कर सकते हैं, हम क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं इकोनॉमिक्स में पूरे साल के अंदर पढ़ते टाइम में। उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बच्चा ये नहीं समझ पाता है कि उसे रॉट अप लर्निंग पे बिलीव करना है या कॉन्सेप्ट्स पे। आपके जो टीचर हैं स्कूल में, आप नोटिस करिए या जहाँ भी आप क्लास लेते हैं, वो पढ़ाया क्या जा रहा है, आपको कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी हो रही है कि नहीं हो रही है, या आप रॉट अप लर्निंग के थ्रू चल रहे हैं। क्लास का वे क्या होना चाहिए बेस्ट, यानी कि ऑनलाइन क्लास हमारे, जैसे हम सपोज दैट कि आप मेरे से कनेक्टेड हो, तो ये वाला मीडियम अच्छा है या ऑफलाइन मीडियम अच्छा है। ऑफलाइन का मीनिंग क्या होता है दो तरीके से। उसके बाद मेरे ऑनलाइन बैचेस कैसे हैं, मैं किस तरीके से ऑनलाइन क्लास देता हूँ, मंथली या फिर पूरे साल का। उसके अलावा जो मेरी खुद की लिखी हुई बुक्स हैं जिनको आप ई बुक के फॉर्म में एक्सेस कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा, और एक आउटलुक दिखाऊंगा मैं आपको कि मेरी बुक्स का क्या होने वाला है। तो ये सारी चीज़ हमारी क्या रहने वाली है आज के क्लास में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो एक जनरल चीजें जो है मोटा मोटी, जब हम क्लासरूम के अंदर आते हैं तो सबसे पहले बात मैं बच्चों को हमेशा कहता हूँ कि यार जब आप क्लास स्टार्ट कर रहे हो तो आपका पर्पस क्या है, आपके माइंडसेट कैसा है। आप क्लास में आके बैठ गए हो, और क्लास में आकर के बैठ गए हो और आप ये सोच रहे हो कि यार डिफिकल्ट है, क्या समझ में नहीं आएगा, क्या पढ़ रहा हूँ मैं। तो जब आप मेरे साथ क्लासरूम में आप बैठे हो, या किसी के साथ भी आप क्लासरूम बैठे हो, तो पहली चीज क्या होनी चाहिए कि आप अपनी नोटबुक निकालिए, पेन निकालिए, और अच्छे से शांतिपूर्वक सुनिए। आप अगर सुनने की आदत डालेंगे तो कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी तरीके से आपके ब्रेन में वो चीज स्टक करेगी, और डेफिनेटली वो एक दिन आपको आउटपुट के वे में आपको प्रोसेस करके देगी। कुछ वर्ड्स होते हैं वो टेक्निकल्स होते हैं, हमें समझ में नहीं आता है जल्दी, तो इसके लिए क्या होता है, उसके हमें भागना नहीं है, उसको क्या करना है, बहुत बारीकी से और अच्छे से सुनना है। राइट। तो क्लास 11th में जनरल बात जो होती है वो क्या होती है, जब आप सबसे पहले बात क्या है आपके साथ कि आपका जो एकेडमिक सिलेबस है ना, एकेडमिक ईयर है। अब जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में होते हैं उनकी कॉमर्स क्लासेस मई में स्टार्ट हो जाती हैं रिजल्ट के बाद ही, और जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में होते हैं उनकी क्लास जुलाई में स्टार्ट होती हैं। और जुलाई में जब आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है तो आपके सामने जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है वो ये आने वाली होती है कि जैसे ही अब आपको अपनी इकोनॉमिक्स ले ली है, तो पहली प्रॉब्लम क्या आने वाली है आपके सामने कि जुलाई के बाद सीधा आपके एग्जाम होते हैं, यानी कि सितंबर मंथ में, यानी कि आप मिड ऑफ सितंबर में आपके फर्स्ट टर्म के एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं, जिसे आप एस1 कह लीजिए या फर्स्ट टर्म कह लीजिए। तो बर्डन क्या होता है वहां पर कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है उसमें ऑलमोस्ट 50 to 60% बुक कवर हो जाती है, और स्टैटिस्टिक्स की ये लोग क्या करते हैं, 70% सिलेबस कवर कर देते हैं सितंबर के एग्जाम में। तो आपके पास जुलाई अगस्त बचता है, यानी कि 2 महीने। पहली बार आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, तो अब जो टीचर आपको पढ़ा रहा है और जहां आप पढ़ने जा रहे हैं, अब दो टारगेट आपके पास, या तो आप सिलेबस कवर करो पहली बार, या फिर आप कॉन्सेप्ट को समझो। तो इसलिए कह रहा हूँ कि लाइक जैसे कि मान लीजिए आपने कोई टॉपिक पढ़ा, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है, लाइक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, तो क्या करना है आपको, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सर्च करिए बाय चंदन पाठक। मेरी बहुत सारी वीडियोज हैं, और एक सिस्टमेटिक वे में वीडियोज आपको मिलती रहेंगी, तो आप इस तरीके से गो थ्रू कर सकते हो, थोड़े से कॉन्सेप्ट को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देकर के आप कवर अप कर सकते हैं। तो ये बात हो गई कि जैसे आपके सितंबर में एग्जाम हो जाएंगे, फिर आपके पास क्या होता है, टाइम बचता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी का। बट जो 11th क्लास का बच्चा होता है उसके पर लगे होते हैं, तो वो क्या करता है, थोड़ा उड़ने की कोशिश करता है। तो मैं आप सबसे कहूंगा कि उड़ो नहीं, राइट। क्योंकि जो 11th क्लास की इकोनॉमिक्स है उसमें आपके पास दो बुक है, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरी है आप सबके पास स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। ये सीबीएसई बोर्ड की बात है। बट अगर सीबीएसई बोर्ड के अलावा हम अदर किसी भी बोर्ड के अंदर जाते हैं तो क्लास 11th में जो हमारे पास बुक्स है वो है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, और जो हमारे पास दूसरी बुक होती है वो होती है स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स के लिए। तो हम किसके स्टूडेंट्स हैं, हम सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं, तो हम सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लेते हैं। तो सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं तो हमारे पास दो बुक है,
एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड एक है स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। और माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है, या जो आप एग्जाम का पैटर्न आप नोटिस करेंगे, अगर आपके स्कूल्स में टीचर्स खुद पेपर बनाते हैं तो पैटर्न थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, बट आप नोटिस करिएगा जो पेपर है उसमें इवैल्यूएशन बेस्ड लर्निंग, क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड लर्निंग, केस बेस्ड लर्निंग, राइट, और अप्लाइज बेस्ड लर्निंग। अब जैसे कि मैं कहता हूँ आपसे कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम किस तरीके से, इकोनॉमिक प्रॉब्लम की जब हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स में, तो वो कैसे हमारी प्रॉब्लम्स को फिगर आउट करती है, या माइक्रो इकोनॉमिक्स किस तरीके से हमारे रियल लाइफ में यूज में आती हैं। तो ये सारी चीजें आप धीरे धीरे करके सुनिएगा, समझिएगा, और इन सब चीजों को आप अच्छे से गौर करके दिमाग में बिठाइएगा। तो ये तो बात हो गई आपकी पहली चीज, एक ओवरऑल मैंने आपको समझाया। अब बात करते हैं हमारे पास सबसे पहले चीज, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर कवर कर देता हूँ कि हु आई एम, राइट। तो मेरा नाम चंदन पाठक है, और मोर देन 50 लाख प्लस स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे अभी तक मैं टीच कर चुका हूँ, वेरियस प्लेटफॉर्म पे। बट रिवील क्यों करूँ, क्योंकि मुझे वो एक्स्ट्रा पैसे थोड़े देर प्रमोशन करने के। इसके साथ साथ मेरी 8 से ज्यादा बुक्स हैं इकोनॉमिक्स की, जो कि हर साल मैं अपडेटेड कंटेंट वहां पर बताता रहता हूँ और उसमें एड ऑन करता रहता हूँ टाइम टू टाइम, राइट। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स डिफिकल्ट है या इजी है? देखिए, ये डिपेंड करता है बच्चे के अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर, कि बच्चे का अंडरस्टैंडिंग लेवल कैसा है। बच्चे का अंडरस्टैंडिंग लेवल मतलब क्या होता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है वो टोटली न्यू सब्जेक्ट है। मैं आपसे एक बात क्लियर कर सकता हूँ कि एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप जो बच्चा इसको पढ़ना स्टार्ट करेगा तो उसको ये समझ में आएगा कि यार ये रियल लाइफ में मेरे बहुत काम आने वाला है। क्योंकि कॉमन सी बात है, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि अगर ग्रोथ होती है, अगर इकोनॉमी में ओवरऑल ग्रोथ होती है, यानी कि ओवरऑल गुड्स एंड सर्विसेज एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होंगी, तो कॉमन सी बात है इनको प्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए, हमें लेबर चाहिए। तो यानी कि एक्स्ट्रा लेबर की रिक्वायरमेंट होगी। एक्स्ट्रा लेबर कौन होंगे, हम और आप जैसे लोग जो पढ़ करके जाएंगे, तो हमें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। हमें अगर एम्प्लॉयमेंट बेटर मिलेगा तो कहीं ना कहीं हमारी इनकम ज्यादा जनरेट होगी। हमें बेटर एम्प्लॉयमेंट मतलब बेटर इनकम। बेटर इनकम मतलब हम कहाँ खर्च करेंगे, इसी इकोनॉमी में तो खर्च करेंगे। तो इसी इकोनॉमी के अंदर गुड्स एंड सर्विस की डिमांड ज्यादा होगी। डिमांड ज्यादा होगी, फिर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। तो एक ओवरऑल व्यू, एक तरीका है समझने का। तो इकोनॉमिक्स डिफिकल्ट है या इजी, ये एक क्या है, डिपेंड करता है आप कैसे इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हैं। अगर आप इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करके चल रहे हैं तो इकोनॉमिक्स बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। ऑनेस्टली अगर मैं बोलूँ, लोग कहते हैं कि इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट होती है, इकोनॉमिक्स सच में डिफिकल्ट होती है, बट मेरा मानना ऐसा नहीं है। मैं एज अ टीचर नहीं बात कर रहा हूँ आपसे, एज अ स्टूडेंट बात कर रहा हूँ, एज अ फ्रेंड बात कर रहा हूँ। सच में इकोनॉमिक्स क्या है, इजी है, डिफिकल्ट नहीं है। डिफिकल्ट तब लगेगी जब आप उसको डिफिकल्ट की तरह क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप ये डिसाइड करिए कि आपको पढ़ना कैसे है, राइट। और कॉन्सेप्ट अगर क्लियर करेंगे, और आप ऐसे मेंटोर ढूंढिए, ऐसे टीचर ढूंढिए जो आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सके हैं, और आप टीचर से अच्छे से बात करिए। हो सकता है कुछ चीजों को नहीं आती हो, तो वो भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत कर सकते हैं, वो भी चीजों की अंडरस्टैंडिंग बेटर कर सकते हैं, और उसको प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे यूज में लाया जा सकता है, इस पे आप लोग थोड़ा सा काम करिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि जब हम इकोनॉमिक्स में आ गए हैं तो हमें कौन सी बुक लेनी चाहिए। देखो, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो मेरा मानना ये है, अगर मैं अपनी बुक को छोड़ करके मैं एज अगर आपको फ्रेंड गाइड करूं, राइट, अगर मैं एज अ फ्रेंड आपको गाइड करता हूं, तो यहाँ पर मेरे सामने जो सबसे पहली चीज आती है वो ये आती है कि बुक का जैसे ही कॉन्सेप्ट आता है या बुक का वर्ड जैसे ही आता है, तो यहाँ पर सबसे पहली बात, अभी तक क्या होता है कि आप 10th क्लास तक एनसीईआरटी की बुक पढ़ते हुए आते हैं, ठीक है। नो डाउट एनसीईआरटी की बुक बहुत अच्छी है, बट ऑनेस्टली बोलूं मैं आपसे, अगर आप एनसीईआरटी की माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक उठाकर लेते हैं और स्टैट्स की बुक उठाकर लेते हैं, तो प्रॉब्लम ये है कि इसकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी टिपिकल है। कॉन्सेप्ट को क्या कर रखा है, बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज कर रखा है। स्टैट्स की बुक में आपका काम चल जाएगा, स्टैट्स की बुक आप एनसीईआरटी की बुक थ्रू कर सकते हैं। बट इसके अलावा प्रॉब्लम क्या होती है कि टीचर जो है आपको क्लास 11th के अंदर माइक्रो की बुक और स्टैट्स की बुक आपको प्रेफर नहीं करेंगे। वो क्या प्रेफर करेंगे, तो जब आपके स्कूल ओपन हो जाते हैं तो आपके जो स्कूल के टीचर्स हैं वो किस तरह की बुक लगवाते हैं, किस तरीके से उनके स्कूल्स के कमीशन मिलता है, कौन सी बुक ज्यादा प्रमोट होती है, ये सब मैटर करता है। जैसे मेरी ही बुक है, राइट, अगर मैं जितना ज्यादा प्रमोशन पे खर्चा करूंगा उतना ज्यादा मैं कहीं ना कहीं चीजों को ऐड कर पाऊंगा, आपके स्कूल तक पहुंचा पाऊंगा। बट इतना बजट मेरा इस टाइम नहीं है कि मैं ऑल ओवर इंडिया इस चीज को सप्लाई कर सकूं। तो इस चीज को आप समझ सकते हैं। तो एनसीईआरटी की बुक बेटर है, नो इश्यू, आप इससे कवर अप कर सकते हैं। बट इसके अलावा क्या है, मैं यहाँ पर आपको कह दूं, इसके अलावा बहुत सारे ऑथर्स हैं। जैसे कि पंजाब के बच्चे अलग बुक से पढ़ते हैं, दिल्ली के अंदर 2-3 तरह की बुक्स लगवाई जाती है, इसके अलावा बिहार में, यूपी में अलग तरह की बुक्स लगवाई जाती हैं। तो ओवरऑल अगर बात करूं मैं आपसे, तो माइक्रो एंड स्टैट्स की जो बुक होती है, यानी कि ऑथर वाइज बात कर रहा हूं मैं, यहाँ से क्या होती है, ऑथर वाइज बुक आती है, और सिलेबस लास्ट ईयर का सेम ही है, तो लास्ट ईयर की बुक भी अगर मिलती है तो आप ले सकते हो, नो नो नीड टू वरी, राइट। तो जो टॉप की बुक आती है इसमें सबसे पहले आती है आपके केआरजन, राइट। उसके बाद आपके पास आती है एक संदीप गर्ग की, राइट, टी आर जैन, संदीप गर्ग।
इसके अलावा एक राधा बहुगुणा की भी अच्छी बुक है, ये भी आप लोग प्रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा बुक जो है अगर आप इस लाइक क्या कहते हैं एनएम शाह की स्टैट्स की बुक काफी अच्छी है, ठीक है। इसके अलावा और अगर आप गो थ्रू करते जो आपके स्कूल में प्रेफर करवाई जाएगी, राधा बहुगुणा हो गया, एनएम शाह हो गया, टी आर जैन हो गया, संदीप गर्ग हो गया। इसके अलावा राइट एक आईसी डिंगरा की बुक अच्छी आती है, ठीक है। इसके अलावा आईडी मंगला की बुक है, राइट, आईडी मंगला की बुक भी है इकोनॉमिक्स की। तो ये सारे क्या है ऑथर्स के नाम है जो मैंने आपको बताया है, और आप मेरा नाम और इसमें ऐड कर दीजिए चंदन पाठक। तो ये डिपेंड करता है, मैं ये नहीं कह रहा फोर्सफुली कि आप मेरी बुक से पढ़िए, है ना, वो आप देखिएगा जैसे भी आपको बेटर लगता है। तो एक तो क्या हमारे पास ये एक तरीके की इतनी सारी बुक्स हो जाती हैं। तो बुक का कॉन्सेप्ट क्या है कि एनसीईआरटी आप ले सकते हैं, सस्ती हैं, अच्छी बुक्स हैं, नो डाउट, बट डिपेंड करता है कि आपके स्कूल में पढ़ाया जा रहा है या नहीं जा रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है एनसीईआरटी बुक में कि लेटेस्ट टाइप के क्वेश्चंस नहीं है, प्रैक्टिस के उतने सारे क्वेश्चंस नहीं है, जो कि एक सबसे बड़ा कंसर्न है आप सबके लिए। तो उसके हिसाब से जो भी आपके स्कूल के टीचर्स कहते हैं वो वाली बुक ले लीजिए। इसके अलावा मेरी वाले देखनी है तो वो गो थ्रू कर लीजिए, हम आगे बात कर लेंगे। बात करते हैं सिलेबस की। देखिए सिलेबस की बात मैं आपको मोटा मोटी बताता हूँ यहाँ पर कि सिलेबस की अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो हमारा जो पेपर है वो 80+20 में डिवाइड हो जाता है, यानी कि पेपर हमारा 100 मार्क्स का ही होता है, और पेपर तो हमारा 100 मार्क्स का ही रहेगा, राइट। बट हमारा जो डिवीजन रहेगा वो कैसा रहेगा 80+20 का। 80+20 का जो डिवीजन है इसमें हमारे पास क्या है, एक 40 मार्क्स की बुक रहेगी और दूसरी बुक 40 मार्क्स की रहेगी, यानी कि ये हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स की रहेगी और दूसरी वाली बुक जो रहेगी हमारी स्टैट्स की रहेगी, और ये वाला हमारा रहेगा प्रोजेक्ट वर्क रहेगा, राइट, ये प्रोजेक्ट वर्क रहेगा, ये माइक्रो रहेगी, ये स्टैट्स रहेगी। तो पेपर हमारा ओवरऑल 100 मार्क्स का होगा। 80 मार्क्स के अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स रहेगी, सॉरी 40 मार्क्स में आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड 40 मार्क्स की आपकी स्टैटिस्टिक्स की बुक रहती है, और आपका 20 मार्क्स का जो रहता है वो आपका प्रोजेक्ट वर्क रहता है। तो ये है मोटा मोटी सिलेबस के बारे में। और सिलेबस के बारे में यहाँ पर एक आई बटन मिलेगा, आप वहां से लिंक को गो थ्रू कर लेना। ये एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं जिसमें मैं आपको सिलेबस को इन डेप्थ एक्सप्लेन करूंगा कि क्या क्या चीजें हैं, किस तरीके से हमें पढ़नी चाहिए और किस टॉपिक के अंदर क्या क्या चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब बात करते हैं हाउ टू स्कोर फुल मार्क्स, ठीक है। तो देखो फुल मार्क्स स्कोर करने के लिए जो मेरा मेन वे होता है, मैं आपको समझाता हूँ मैं किस तरीके से क्लास के अंदर टीच करता हूँ। तो मेरा सबसे पहला क्या होता है, मैं कंटेंट पे फोकस करता हूँ, राइट। जैसे मैं आपको सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन का मैंने क्या कर लिया, एक चैप्टर उठा लिया, तो मैंने क्या किया उसका कंटेंट पे फोकस किया, यानी मैंने सबसे पहला काम जो है मैंने क्या करा, सारे के सारे कंटेंट वो क्लियर करे, राइट, क्लियर कर दिए। रॉट अप लर्निंग पे बिल्कुल बिलीव नहीं करते हैं। दूसरी चीज मैंने कंटेंट क्लियर कर लिया, फिर मैंने क्या करे उसकी प्रैक्टिस करी, राइट, यानी कि मैंने उसकी बेस पे क्या करी प्रैक्टिस करी, यानी कि मैंने क्या करी एक प्रैक्टिस शीट बनाई, जिसे मैं क्या बोलता हूँ डीपीएस बोलता हूँ, यानी कि डेली प्रैक्टिस शीट, ये करा। अच्छा अब जब ये कंटेंट करा तो कंटेंट में क्या करा मैंने टॉपिक वाइज मैंने क्या करे, टॉपिक वाइज मैंने प्रिपेयर करें एमसीक्यू, ठीक है, असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस, फिल अप बेस्ड क्वेश्चन, इमेज बेस्ड क्वेश्चंस, केस बेस्ड क्वेश्चंस, क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस, मैंने ये प्रिपेयर करा। अब इससे क्या हुआ, बच्चे का कंटेंट क्लियर है, उसने प्रैक्टिस शीट में रिटर्न बेस्ड क्वेश्चंस करे, रिटर्न बेस्ड क्वेश्चंस की बात हो रही है यहाँ पर। फिर टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कर लिए बच्चे ने, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कर लिए उसने। उसके बाद क्या करते हैं हम, उसके बाद हम करते हैं यहाँ पर पीवाईक्यूज, राइट, यानी कि पीवाईक्यूज में क्या है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं मैंने वो प्रैक्टिस कराई पूरी की पूरी। अब जैसे पीवाईक्यू मेरे पूरे हो गए हैं तो पीवाईक्यू मैंने क्या करा टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज और बना दिए पूरे के पूरे, तो बच्चे को वहां से अंदाजा हो गया कि हाँ एग्जाम में क्वेश्चंस ऐसे ऐसे पिछले साल से पूछे गए हैं। दूसरी चीज क्या मैं कवर करता हूँ यहाँ पर सैंपल पेपर्स, राइट, यानी कि सैंपल पेपर्स कह लीजिए, राइट, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन पेपर हो गए, सैंपल क्वेश्चन पेपर हो गए, राइट, सैंपल क्वेश्चन पेपर, या फिर जो सीबीएसई क्या करती है रिलीज करती है सैंपल क्वेश्चन पेपर्स, वो कवर करते हैं। यानी कि मेरा जो बिलीव है अगर बच्चा इस तरीके से पढ़ता है तो ये जो आप आइकन देख रहे हैं ना यहाँ पर बिल्कुल दिमाग की बत्ती जग जाती है। क्या सबसे पहला काम क्या करना होता है आपको, टॉपिक वाइज पूरा कंटेंट क्लियर करिए, उसके बेस पे जो प्रैक्टिस शीट है, प्रैक्टिस शीट में डेली प्रैक्टिस शीट्स में आप सबसे पहले क्या करिए सिंपल क्वेश्चन करिए, राइट, यानी कि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन मैं जिसको बोलता हूँ क्या बोलता हूँ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। फिर थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन करिए, केस बेस्ड क्वेश्चन करिए, क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन करिए, इवैल्यूएशन बेस्ड क्वेश्चन करिए। तो प्रैक्टिस में हम लोग क्या करते हैं सिंपल या कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन कवर करते हैं। इसके अलावा क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, इवैल्यूएशन बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, राइट, केस बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, राइट, डाटा बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। तो ये सब हम इसके अंदर प्रैक्टिस कर लेते हैं, राइट, ये सब चीजें आपको नहीं मिलेंगी बुक्स के अंदर।
फिर क्या करते हैं, टॉपिक वाइज क्या करता हूँ मैं, एमसीक्यू, असर्शन रीजनिंग, फिलअप क्वेश्चंस, केस बेस्ड क्वेश्चंस, क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं, इससे बच्चे की प्रिपरेशन और बेटर हो सकती है। फिर क्या करते हैं, टॉपिक वाइज हमने क्या करा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिवाइड कर दिए हैं, जिससे बच्चा थोड़ी सी और प्रैक्टिस इनहेंस करे। फिर क्या करते हैं हम, सैंपल पेपर्स पूरा सिलेबस का या चैप्टर वाइज हमने क्या करें, कुछ सैंपल क्वेश्चंस बना दिए, या चैप्टर वाइज हमने क्या करा, चैप्टर वाइज क्या करा, एक टेस्ट प्रिपेयर कर दिया है ना, एक टेस्ट ले लिया अपने आप को कि हमारी प्रैक्टिस कितनी हो सकती है, चैप्टर वाइज टेस्ट कवर कर लेते हैं। तो ये एक तरीका है, यानी कि मैं ऑनेस्टली कह सकता हूँ कि यू कैन स्कोर फुल मार्क्स, राइट। मूव ऑन करते हैं आगे, मिस्टेक्स क्या करते हैं। अब मिस्टेक्स नंबर 1, ठीक है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, ठीक है, उसको क्या नहीं किया, रिवाइज नहीं किया। आपको पता है कि आधे से 1 घंटे की क्लास है, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, तो सबसे पहला काम क्या बनता है, रिवीजन बनता है। 10 मिनट का 15 मिनट का रिवीजन करिए। दूसरी बात, डेली प्रैक्टिस शीट मिली, राइट, एमसीक्यू क्वेश्चंस मिले, राइट, प्रैक्टिस कल कर लूंगा, राइट, कल कर लूंगा। तीसरी मिस्टेक्स क्या करते हैं, क्लास मिस्टेक, यानी कि क्लास क्या क्या आपने एब्सेंट कर दी है। अब अगर आप मान लो मैंने कोई लेक्चर डाला और आपने क्लास एब्सेंट कर दी, आपने लेक्चर कॉन्टिन्यूस फॉर्म में देखा ही नहीं, राइट, काम खत्म हो गया आपका। चौथी चीज, आपको क्या कहा गया है कि जो क्लास हो रहा है उसको साथ साथ क्या करो, आपको प्रॉपरली वे में मेमोराइज करो, रिवाइज करो, ठीक है। आप नहीं कर रहे हो, इसके साथ साथ क्या कर रहे हो, क्लास एब्सेंट कर ही रहे हो, साथ ही साथ क्या करते हो, आप डाइवर्ट हो जाते हो। यानी कि डाइवर्ट मतलब क्या, कि यार समझ नहीं आ रहा है, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है। अच्छा, क्या आपने ऊपर की प्रॉब्लम नोट डाउन करी, आपने कॉन्सेप्ट रिवाइज किया, नहीं, आपने प्रैक्टिस करी, नहीं, क्लास एब्सेंट करी, करी, फिर कह रहे हो मैं डाइवर्ट हो रहा हूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। यार कॉमन सी बात है, अंडरस्टैंडिंग कैसी रहेगी। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है, इन सब बातों का निचोड़ है डिसिप्लिन। यानी कि अगर आप डिसिप्लिन वर्ड का सम अप करेंगे ना इनको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, जैसे कि डी कौन से नंबर पे आता है, 4th नंबर पे आता है, तो अगर आप इसका सम करेंगे 100% होता है। तो अगर डिसिप्लिन नहीं है ना आपके पास, और आपने जो टीचर पिक कर रखे हैं, आप अगर उसकी बातों को नहीं सुन रहे हो, तो आप कभी भी याद रखिए 100% स्कोर नहीं कर सकते हैं, लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। चाहे मैं हूं चाहे आप हो, जिसके अंदर डिसिप्लिन नहीं है वो कभी भी आगे नहीं जा सकता है। तो ये मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है, राइट। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, कॉन्सेप्ट वर्सेस रॉट अप लर्निंग। अब सबसे पहली चीज क्या है, कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो कॉन्सेप्ट में जैसे मैंने आपको कहा कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स, राइट। अब व्हाट इज इकोनॉमिक्स, तो मैंने क्या करा, इकोनॉमिक्स को अंडरस्टैंड कर लिया, ठीक है। मैंने इकोनॉमिक्स का यूज कहाँ होता है, मैंने ये से समझ लिया। इकोनॉमिक्स को हम अप्लाई कहाँ कर सकते हैं, ये समझ लिया, राइट। इकोनॉमिक्स का रियल लाइफ में यूज क्या है, मैंने ये समझ लिया। तो इसे कहते हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड, राइट। अब मैं कहता हूं कि इकोनॉमिक्स की जो डेफिनेशंस हैं, ठीक है, इकोनॉमिक्स में जो प्रॉब्लम्स आई, जैसे कि 1929 में आपने द ग्रेट डिप्रेशन पीरियड देखा, उसके बाद आप नोटिस करेंगे 2008 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया वो आप लोगों ने देखा, 2020 में जो कोविड आया वो देखा, उसके अलावा इंडिया के अंदर 1991 के अंदर जो इकोनॉमिक क्राइसिस आए वो आपने देखा। तो उस टाइम जो अलग अलग चीजें आई हैं, तो क्या उन सारे फैक्ट्स को आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो यानी कॉन्सेप्ट वर्सेस रॉट लर्निंग का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो लर्निंग वाली चीज है आप वहां से तो लर्न करेंगे ना, बट अगर आपने कॉन्सेप्ट्स में ये चीजें ऐड कर ली हैं तभी ना ये चीज काम करेंगी। बट आप सारी चीजों को रटना स्टार्ट करोगे तो काम कहाँ करेगा, नहीं करेगा। तो ये है यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स और रॉट अप लर्निंग का डिफरेंस, राइट। अब बात करते हैं क्लास ऑनलाइन या ऑफलाइन। देखो कॉमन सी बात है, अगर आप कंसिस्टेंसी रखेंगे तो जो मैंने 5 बातें बात करी आपसे, कौन सी 5 बातें, यानी कि यहाँ पर मिस्टेक्स में, ठीक है, आप कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़ रहे हैं, डेली प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, क्लास एब्सेंट कर रहे हैं, डाइवर्ट कर रहे हो अपने आप को, डिसिप्लिन नहीं है, तो क्लास ऑनलाइन हो चाहे क्लास ऑफलाइन हो, आप कहीं पर भी सक्सेसफुल नहीं है। पॉइंट नंबर 1, ऑनलाइन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपके पास क्या है, आपका टाइम सेव हो रहा है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, मनी सेव हो रही है, क्योंकि आप एंटरटेनमेंट के लिए शॉर्ट्स देखते हो, टीवी देखते हो, मैचेस टीवी पे देख रहे हो, क्लास वगैरह सब कुछ आपका ऑनलाइन मूव ऑन हो रहा है, यानी कि आप टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, इसलिए आप ऑनलाइन से भाग रहे हो। लेकिन कब तक भागोगे, जितना ज्यादा टेक फ्रेंडली रहोगे उतना आप आगे मूव ऑन करोगे। ऑफलाइन के बेनिफिट्स क्या है, तो ऑफलाइन के बेनिफिट बहुत सारे हैं, शायद हो सकता है आपको फेस टू फेस का अट्रैक्शन हो। क्या मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ इस टाइम, जब आप मेरी ऑनलाइन क्लास में ज्वाइन करते हो तो मैं तो फेस टू फेस ही क्लास ले रहा हूँ ना,
आपकी बात मैं सुन रहा हूँ, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, चैट फॉर्म में नहीं बात कर रहा हूँ, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, आप क्या बोल रहे हो, राइट। मैं अपनी बुक्स में या नोट्स लिखता हूँ तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ उसमें, मैं आपसे ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको लर्न करना है वहां पर, मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप उसको पढ़ो सही, वहां पर मेरी भाषा लिखी हुई है, आप समझ नहीं रहे हो। तो ऑफलाइन भी अपनी जगह बेस्ट है, ऑनलाइन भी अपनी जगह बेस्ट है, राइट। बट ऑफलाइन या ऑनलाइन में कंसिस्टेंसी और टाइम सेविंग की बात आती है, मनी की बात आती है। अगर आप डिस्प्ले के हैबिचुअल नहीं है, अगर आप मोबाइल में पढ़ने के हैबिचुअल है, तो इन सबको थोड़ा अवॉइड करिए, या तो आप टैबलेट ले लीजिए या आप लैपटॉप ले लीजिए। मोबाइल की डिस्प्ले छोटी होती है और थोड़ा सा डाइवर्जन भी कम होता है, आपका मूड भी कम डाइवर्ट होगा, तो ये चीजें कहीं ना कहीं डिफरेंट होती हैं। तो ये प्रॉब्लम है क्लास में, ऑनलाइन में, ऑफलाइन में, तो इस पर आप थोड़ा सा कमेंट करिएगा। इसके बाद बात करते हैं ऑनलाइन बैचेस। तो ऑनलाइन बैचेस के बारे में मैं अगर आपको यहाँ पर गो थ्रू करने की कोशिश करूँ, तो मैं ऑनलाइन जो बैचेस वाला सिस्टम है मेरा, वो कैसे चलता है मैं आपको दिखाता हूँ, राइट। मेरा जो सिस्टम है वो कैसे चलता है, तो ये हमारा वेबसाइट का लिंक है, और वेबसाइट में आप जाएंगे तो उसमें क्या कर सकते हैं, आप ऑनलाइन गो थ्रू कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं एक कोर्स के थ्रू दिखाता हूँ, एक चीज में यहाँ पर नोटिस कराता हूँ। अच्छा, कोई भी लिंक, जब भी आप लिंक गो थ्रू करते हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ जो लिंक आपको गिवन है उसी के थ्रू जाना, उसके अलावा किसी भी थ्रू मत जाना, ठीक है। अब मैं जैसे यहाँ पर इकोनॉमिक्स का आपको दिखाता हूँ कि आप किस तरीके से, जैसे कि क्लास 11 है ना, तो क्लास 11 आप नोटिस करेंगे तो आपको क्या है, आप पीसी पे भी पढ़ सकते हो, मोबाइल में पढ़ सकते हो, कंटेंट को डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ पर कूपन कोड डाल सकते हो स्पेशल डिस्काउंट के लिए। कंटेंट में आप नोटिस करिए, राइट, माइक्रो इकोनॉमिक्स में 51 वीडियो, स्टैट्स के अंदर 33 वीडियो, जो मेरी बुक्स मिलेंगी, फेस टू फेस लेक्चर्स मिलते हैं, ऑनलाइन टेस्ट मिलते हैं, राइट, और जो बातें मैंने आपको ऐड ऑन करी पढ़ाने का तरीका, वो सब कुछ मिलता है आपको अंदर, राइट, और भी चीज ऐड ऑन है इसके अंदर। और इसके अलावा जैसे कि अब मैं बात करूं मेरी बुक्स की, तो ये मेरी क्या ई बुक्स है, यानी कि अगर आपको पीडीएफ बुक लेनी है, नॉर्मली मान लो जैसे कि आपको हार्ड कॉपी नहीं लेनी है, पैसे वेस्ट नहीं करने, आप लैपटॉप में, मोबाइल में पढ़ सकते हो, तो मेरी ई बुक ले लीजिए। इसके अलावा अगर आपको हार्ड कॉपी लेनी है, तो ये मेरा ऑथर पेज है, ऑथर पेज पे आपके घर पे क्या करेंगे, यहाँ से ऑर्डर डिलीवर कर लीजिए, बुक्स चेकआउट कर लीजिए, और यहाँ से आप चीजों को गो थ्रू कर लीजिए। तो ये चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी टाइम टू टाइम, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप इन चीजों को अच्छे से ओवरऑल करेंगे, ठीक है। मैंने आपको ये सारी बातें बता दी हैं, और होप सो आपको मेरा ये लेक्चर बहुत बढ़िया लगा होगा, और इसी के साथ नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सिलेबस के बारे में। सो टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच। और अभी तक लाइक नहीं किया है तो डू लाइक, एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कुछ बात छूट गई हो, कुछ कम डाउट रह गया हो, तो कमेंट कर देना, मैं कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट वीडियो में किसी न किसी में आपको मैं कवर अप कर लूंगा। थैंक यू सो मच।